फिजिक्स के बारे में बात करूं तो फिजिक्स में जब हम 11वीं में थे तो हमने कुछ बेसिक मैथ जैसी चीज पढ़ी। एक्सेप्शन के बारे में बाद में देख लेंगे, अभी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले एक्सेप्शन सारे पढ़ेंगे तब जाके 12वीं केमिस्ट्री करेंगे, तो फिर तो होली केमिस्ट्री। मैथ्स 12वीं की मैथ्स को हैंडल करने के लिए 11वीं के कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं 11वीं के जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे 12वीं के अंदर। बच्चों, मैंने बहुत मेहनत करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इन चारों के टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, एसेंशियल पार्ट सब टॉपिक्स में लाके जो आपको करने पड़ेंगे to make sure that you are able to revise or you are able to do 12th very easily। आपको 12th करने में essential difference problem नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में बात करूं तो फिजिक्स में जब हम 11वीं में थे तो हमने कुछ बेसिक मैथ जैसी चीज पढ़ी थी। उसमें देखो क्या होता है, उसमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कुछ स्ट्रेट लाइन की चीजें होती है, बेसिक सी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको पूरे चैप्टर के अंदर नहीं घुसना। बेसिक चीजें ट्रिग्नोमेट्री में क्या चीजें होती है, स्मॉल आइडेंटिटीज वो फिगर आउट कर लेंगे। डिफरेंशिएशन देखो, जहां पे हमने वन डी मोशन में डिफरेंशिएशन लगाया था ना, वहां पे पढ़ा होगा आप लोगों ने कि क्या उसके बेसिक फॉर्मूलाज हैं और उसमें क्या एप्लीकेशन है कि वेलोसिटी dx by dt होती है, ऐसी कुछ चीजें होती है। सिमिलरली इंटीग्रेशन की बात करेंगे अपन लोग। इंटीग्रेशन में क्या आएगा हमारे पास, फिर से बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग देखेंगे। देखो ये फॉर्मूले बार बार यूज होते रहेंगे, ठीक है, तो बेसिक में जाना, आप मत घुस जाना पूरी मैथ्स पढ़ने लग गए, एनसीईआरटी उठाने लग गए मैथ्स की इंटीग्रेशन की। डोंट डू दैट। बेसिक फॉर्मूला जो हमने फिजिक्स में पढ़ा था पिछली बार, उन चीजों को हमें करना है। एप्लीकेशन देखो, इंटीग्रेशन में एक छोटी सी बात होती है, वन डी मोशन में बेसिक आइडिया लगता है क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एलिमेंट टेकिंग वाली चीजें आ जाती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बार बार यूज हो रही होती है 12वीं में। तो ये हम कर सकते हैं, इस ऑर्डर में हम भी पहले फॉलो करेंगे। जब ये हमारे पास हो गया तो हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। वेक्टर्स में भी कुछ ज्यादा नहीं, वेक्टर की थ्योरी कर रहे हैं, मुश्किल मुश्किल प्रॉब्लम कर रहे हैं, वेक्टर की एरिया वाली वो सब नहीं करनी है। वेक्टर एडिशन पढ़ना है कंपोनेंट मेथड से, और स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो वहां से आप लोगों का काम खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से आप चीजों को देख सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यार मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं। मैकेनिक्स में क्या क्या जरूरत है, देखो बेसिक फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स लग रही है, एरो बना रहे हो, नॉर्मल फोर्स लग रही है, वेट ग्रेविटेशन वाली फोर्स लग रही है, ये बेसिक चीजें। ऐसे नहीं कि तुम कॉम्प्लिकेटेड फ्रिक्शन वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, कंस्टेंट वाले कर रहे हो, ये सब जरूरत नहीं है, फालतू है ये। ठीक है, ये सब जरूरत 11वीं के टॉपिक के लिए है, पर उसमें बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इन टॉपिक्स को। अभी तो हमारे लिए एसेंशियल पार्ट कर लेंगे ताकि हमारा 12वीं का बैकलॉग ना हो और हम चीजों को आसानी से मैनेज कर सकें। जैसे जैसे टाइम मिले 11वीं भी कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, काफी जगह यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमें करना है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कुछ थोड़ा बहुत, ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी होती है, रोटेशन में कितनी एनर्जी होती थी, ये कुछ छोटी छोटी चीजें हमें फिगर आउट करनी पड़ेगी। रोटेशन वाला जो चैप्टर है उसमें टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बस ये बेसिक चीजें हमें जान लेनी है। ये नहीं कि जी रोटेशन में रोलिंग और स्लिपिंग के, मल्टीपल बॉडीज के या फिर मल्टीपल इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन प्रॉब्लम्स करें, वो आज की डेट में हमें जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी एसेंशियल टॉपिक्स की बात करेंगे, हमें क्या चीजें कर लेनी है ताकि हम हैंडल कर पाए। सिमिलरली हम एसएचएम के बारे में बात करेंगे। एसएचएम में बेसिक इक्वेशन एसएचएम की क्या होती है, या टाइम पीरियड वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम किस तरीके से करेंगे। तो फिजिक्स में ये बेसिक टॉपिक्स हैं जो हम कर लेंगे तो हमारी हेल्प हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ 12th। सिर्फ यही टॉपिक करने हैं, हाँ स्टार्टिंग में सिर्फ यही करने हैं, बट इवेंचुअली हम लोगों को जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा हम पुराने और भी चैप्टर्स जो बचे होंगे वो भी सब अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर जब हम देखते हैं इन टॉपिक्स को, जो बच्चे मुझे जानते हैं पता है केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, बट फिर भी आई हैव ट्राइड टू फिगर आउट, बहुत सारे केमिस्ट्री टीचर से बात करके क्या क्या चीजें एसेंशियल होंगी हमारे लिए 12वीं में केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, जो 11वीं क्या क्या चीजें एसेंशियल होंगी। तो मैंने कहा सबसे पहले अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए थोड़ी मतलब आगे काफी यूज हो रही होती है ना, तो हम लोग उसे अच्छे से पहले से हैंडल कर लेंगे तो ठीक है। तो बेसिकली जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म के बेसिक्स कुछ करेंगे। और ऐसे नहीं कि बिल्कुल तुम कॉम्प्लिकेटेड नोमेनक्लेचर में घुसे हुए हैं, बेसिक नोमेनक्लेचर आना चाहिए ताकि आगे जब क्वेश्चंस में कंपाउंड्स वगैरह आ रहे हो तो प्रॉब्लम ना हो। रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्बोकेटाइन्स एक बेसिक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, इफेक्टिव रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म और हाइपर कॉन्जुगेशन की जो बातें थोड़ी बहुत, मतलब अगेन यू डोंट हैव टू बी लाइक कि उनकी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम करनी है, बेसिक आइडिया आपको लग जाना चाहिए किस तरीके से चीजें वहां हो रही है। ठीक है, एरोमेटिसिटी वाली चीजें कि भाई बेंजीन रिंग बना रहे हैं तो पता तो चलना चाहिए क्या बना रहे हैं, हमें आइडिया तो होना चाहिए ऑब्वियसली। ऑल्सो मेरे बच्चों, हाइड्रोकार्बन्स की बात करोगे तो उसमें नेम्ड रिएक्शन पे जाओ, सिर्फ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो सेक्शन है ना एनसीईआरटी का, उसे उठाओ और वहां से नेम रिएक्शंस कर लो, पता चल जाएगा एल्कीन एल्काइन एल्केन में क्या कहानी हो रही है, तो वहां से एक आइडिया लग जाता है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें हो गई हमें जो करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बातें करूंगा तो फिजिकल केमिस्ट्री की बातों में यार देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो 2-3 जगह हमारा इस्तेमाल होता है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं करना कि जी लग गए 2 हफ्ते आयनिक इक्विलिब्रियम करने में, ये नहीं करना। कुछ डिसोसिएशन कांस्टेंट्स की बातें करनी है, पीएच कैलकुलेशन थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए कैसे हो रहा है, वो केडब्ल्यू बफर सॉल्यूशंस की बात होनी चाहिए, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के बारे में बात होनी चाहिए। स्टोइचियोमेट्री में अगर हमें समझ आना चाहिए मोल्स क्या होता है, इक्विवेलेंट्स क्या होता है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ऐसे जो भी चीजें थी। रिडॉक्स में हमारा जो था, रिडॉक्स स्टोइचियोमेट्री 2 भी बोल देते हैं बहुत बार उसे, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह काफी यूजफुल हो जाता है हमारे लिए, व्हाट डू यू कॉल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ऑल्सो अगर बच्चों हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स के लिए हम डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी,
इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा बहुत उसका आइडिया लेके, ताकि हमें वो चीजें समझ आ जाए कि क्या हो रही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में यार बोर मॉडल वाले फॉर्मूले फिजिक्स में भी काम आने वाले हैं, तो ये कर ही लेते हैं, तो करने में कोई नुकसान तो है नहीं। फिर क्वांटम नंबर का जो रिवीजन है और शेप्स एंड नेमिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जरूरत पड़ेगी, तो इसे बाद में भी आप कर सकते हो, तो इतना कुछ अर्जेंसी नहीं होगी इसकी चीज के लेके। दैट इज व्हाट वी कैन फिगर आउट। ऑल्सो मेरे बच्चों, हम चलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने को क्या क्या चाहिए होगा मेरे बच्चों? केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में अगर इसे समझ लेते हैं तो लार्जली हमारे पास समझ आ जाएगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टी के अंदर यार जो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, थोड़े बहुत ट्रेंड्स होते हैं ना, जो एक ऑर्डर होता है, उन सब के उसमें एक्सेप्शन में मत घुसो यार, तुम बेसिक आइडिया लगाओ। एक्सेप्शन के बारे में बाद में देख लेंगे, अभी इतनी कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि पहले एक्सेप्शन सारे पढ़ेंगे तब जाके 12वीं केमिस्ट्री करेंगे, तो फिर तो होली केमिस्ट्री। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके से चीजों को करेंगे तो केमिस्ट्री हमारे कंट्रोल में आ जाएगी, कि 12वीं की जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, 12वीं की चीजें हम जब कर रहे होंगे तो हमारे कंट्रोल में आ जाएंगी कि 12वीं में जो चीजें हो रही है। तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं, ये स्पेसिफिकली जेईई एस्पिरेंट्स के लिए है। आप नीचे अगले सेक्शन में स्किप कर सकते हो अगर आप बायोलॉजी वाले पार्ट में जाना चाहते हो, अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो। बट मैथ्स के लिए अगर हम बात करें कि मैथ्स 12वीं की मैथ्स को हैंडल करने के लिए 11वीं के कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स को हमें आइडिया लगाना पड़ेगा। सबसे पहली जो चीज है फंक्शंस एंड उनके ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ग्रेटेस्ट रीजन फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड बातें मत करो, आपको बेसिक डेफिनेशन समझ आनी चाहिए, कैसे इवैल्यूएट हो रहे हैं वैल्यूज को समझ आना चाहिए, मॉडुलस फंक्शन समझ आना चाहिए, मॉड एक्स मॉड ऑफ एक्स कैसे क्या करना है, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बहुत बार यूज होते रहेंगे, तो हमें एक बार इनका आइडिया अच्छे से लग जाएगा, तो आई होप दैट विल बी फाइन। ट्रिगोनोमेट्री और अगेन कैलकुलस में आती रहेगी, फिर अगेन बार बार उसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता रहेगा, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा ट्रिगोनोमेट्री में। तो उसकी बेसिक आइडेंटिटीज और ग्राफ्स, बेसिक आइडेंटिटीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइडेंटिटीज की तरफ आपको जानने की जरूरत नहीं है कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी रखने की कुछ करो, वो भी रखना मत, जरूरत हो सकती है बट कोई बात नहीं ना, एक फॉर्मूले के पीछे उसमें एक क्वेश्चन आने वाला है 100 में से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बट इन जनरल हम बात करें बेसिक आइडेंटिटीज जो हमारी ट्रिगोनोमेट्री की हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर लेंगे। और जो ग्राफ्स हैं उनके ग्राफ बनाना आना चाहिए हमें, कि भाई ग्राफ नॉर्मली जो हमारे तीन मेन फंक्शन उनके ग्राफ्स कैसे हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैसे तो ये काफी 10वीं में भी था, तो आपको पता होगा वैसे तो इसके बारे में लार्जली। सॉल्व कैसे करना है ये तो आइडिया है ही। फाइंडिंग मैक्स मिन वैल्यू क्वाड्रेटिक फंक्शंस की भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटीज और उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ होंगे, कि भाई इनइक्वालिटीज कैसे ऑपरेट करते हैं और उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें बहुत बार एक वेवी कर्व नाम का मेथड भी कहीं ना कहीं ऐड हो जाता है, तो वो उसकी बात कर सकते हो आप लोग, तो वो फिगर आउट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद स्ट्रेट लाइन पे अगर हम लोग आते हैं, तो मेरे बच्चों स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारे सामने क्या कहते हैं, बेसिक इक्वेशंस है, कुछ फॉर्मुलेज हैं, कुछ ऐसे होते हैं, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मुला होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मुला होता है, सेक्शन फॉर्मुला होता है। ये बेसिक बेसिक चीजें जो हमारी स्ट्रेट लाइन की पहली एक दो क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ी होगी, उनके बारे में आइडिया लगा लीजिएगा। किसी भी प्रॉब्लम को जब आप करते हो तो यू डोंट हैव टू एंटर इनटू इट कंप्लीटली, और जब एक बार आपने वो रिवाइज कर लिया, थोड़ा बहुत अगर आप पीवाईक्यू एक दो क्वेश्चन देखना चाहते हो जेईई मेन लेवल के, तो वो आप देख भी सकते हो। दैट इज अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी वो बात एप्लीकेबल है। अगेन फॉर जेईई एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट के लिए आप नीट वाले क्वेश्चंस पीवाईक्यू देख सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। कभी कभार सेट की कुछ इंटरसेक्शन एंड यूनियन वाली थ्योरी की, भाई इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, यूनियन का क्या मतलब है, ए माइनस बी का क्या मतलब है, ये छोटी छोटी बातें सेट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में घुसने की उसमें जरूरत उसमें हमारे को नहीं पड़ेगी। पीएनसी एक चैप्टर है जो प्रोबेबिलिटी में कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है, वैसे तो प्रोबेबिलिटी 11वीं में आ जाता है, बट स्टिल मोस्टली हर जगह प्रोबेबिलिटी 12वीं में हो रहा होता है, तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैथ्स में अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी 12वीं में नहीं आएगी। अब उसको कोनिक वोनिक करने की बातें बाद में भी कर सकते हैं हम उन्हें, ठीक है। अभी हम उन्हें कॉम्प्लेक्स जैसे चैप्टर है या फिर कोनिक है या फिर और भी कोई चैप्टर है, तो उसमें हम नहीं जा रहे कि भाई उसमें बहुत ज्यादा एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हमारी 12वीं में उसमें नहीं आती है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। जो जेईई एस्पिरेंट्स है उस वाले सेक्शन को स्किप करके नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं 11वीं के जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे 12वीं के अंदर। बॉटनी जूलॉजी में दोनों को कंसिडर करके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहला तो हमारा सेल ही है, ठीक है। तो वो तो बेसिक सा है ही चैप्टर, उसमें 6-7 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि इनहेरिटेंस में देख लो या कहीं ना कहीं 12वीं में आपको बहुत सारे चैप्टर्स में सेल के बेसिक्स तो कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर आपको एनसीईआरटी पे फोकस करते हुए क्या क्या चीजें दे रखी है वो सब चीजों को जानना एक रिक्वायरमेंट आ जाती है हमारे सामने। जो दूसरी चीज है जिसके बारे में हम बात करते हैं, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये भी उससे रिलेटेड है बस वही। वैसे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी, ये भी इनहेरिटेंस वगैरह के जो 2 चैप्टर है उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये ज्यादा बड़ा है भी नहीं, इसमें आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, स्टेजेस भी होती है, वो सब आपको आइडिया लग जाएगा। प्लांट किंगडम के बारे में बात करनी है अगर आपको, जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट सिस्टम्स है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे जरूरत पड़ेगी कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या टाइप ऑफ प्लांट किंगडम में क्या क्या चीजें हमारे पास आती है उस तरीके से। एनिमल किंगडम की बात करेंगे तो हाँ, ये थोड़ा बड़ा है एनिमल किंगडम, ये तो छोटा सा है बट ये बड़ा है। बट अगेन ये भी आपको बहुत रिक्वायरमेंट आएगी, कहीं ना कहीं बार बार यूज होता रहेगा। बायोमोलिक्यूल्स एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो केमिस्ट्री में भी आपकी हेल्प करेगा, तो इसे भी आप कर लेंगे तो यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट। बायोमोलिक्यूल्स में स्पेशली
इन चीजों पे फोकस करना है। एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, आगे चल के काफी यूज होता है, बट कार्ब्स, प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम, इन पे मेनली फोकस अपना रहेगा। उसके अलावा एक और एनिमल टिश्यू नाम से जिसको जानते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, इसमें जो ये काफी आगे काफी यूज होता है। तो ये 6 चैप्टर्स हमारे बायोलॉजी में है जिनको हमें थोड़ा बहुत एक आइडिया एक लेवल पे लगाना है। कुछ बड़े कुछ छोटे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक, सो बच्चों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, इट मोटिवेट्स अस टू मेक फर्दर वीडियोस। एंड ऑल्सो मैं फाइनली आपको ये बात बोलना चाहूंगा कि यार पास्ट पे हमें नहीं अटके रहना है। ठीक है, पास्ट में जो हो गया ठीक है, अब हमें अपने प्रेजेंट पे फोकस करना है कि जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें गड़बड़ नहीं होने दूंगा किसी भी कॉस्ट में, और उससे हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर लेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ठीक है, तो कोई आपको हरा नहीं सकता, ये विश्वास करके चलना है। ठीक है, यू कैन स्टिल कैच अप, देयर इज इनफ टाइम। लोगों ने इससे कम टाइम में भी किया, बट आप उस एक्स्ट्रा टाइम का भी फायदा उठाओ और यू कैन स्टिल कैच अप एंड यू कैन क्रैक दिस एग्जाम। ठीक है मेरे बच्चों, अगर आपको कोई और कंफ्यूजन है, अगर आपको कुछ और डाउट है जो आप डिस्कस करना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि मैं उस पर बात करूं, तो आप कमेंट कर सकते हो। वी हैव इनफ रिसोर्सेज टू हेल्प यू आउट इन एनी एरिया दैट यू नीड हेल्प। ठीक है, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप फर्दर कंटेंट को देखना चाहते हैं, एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और बच्चे को हेल्प कर सकता है हु इज स्ट्रगलिंग, देन डू शेयर दिस वीडियो टू देम। ठीक है, इट विल हेल्प देम आउट एंड ऑल्सो इंस्पायर अस टू मेक मोर सच वीडियोस। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।